मान लीजिए आपने का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा दिव्यांग, यस सर। तो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटी सरकार देती है, जैसे सीढ़ी की जगह उनके लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ट्राईसाइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये संस्थान में ऑलरेडी होगा, और नहीं होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपके क्लासरूम का, आपके एंट्रेंस का कहीं पे ऐसा सीढ़ी है जहाँ बच्चे वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, चलने में उनको कठिनाई हो रही है, वो व्यवस्था यहाँ की जाएगी। मान लिया जाए सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे किसी बच्चे को जाना, लिफ्ट इस बिल्डिंग में नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उनके लिए क्लासरूम नीचे जो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, क्या शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे आप एग्जाम भी देते हैं तो जो दृष्टि बाधित हैं उनको एक हेल्पर मिलता है, ठीक है, ब्रेल लिपि वालों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा समय भी मिलता है, गवर्नमेंट तो इतना करती है। तो ऐसे ही कई तरीके की समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। आप अपने कंप्लेंट्स को यहाँ दर्ज कर सकते हैं आराम से। और ओके सर, और एक समस्या है सर, जैसे स्कूल में बच्चे बोल नहीं पाते, उनको बोलने में दिक्कत है। बिल्कुल, उनके लिए भी समय दिया जाएगा, जो बच्चे बोलने में सक्षम नहीं है या हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन सर एक बात अलग है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे, उसको वर्ड्स बोलने ही नहीं आ रहा है, उसको वो प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे मानसिक तौर पे या कुछ बच्चे बोलने की तुतला रहे हो, कम बोल रहे हो, फ्लुएंसी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब। सहयोग तो करते ही होंगे, क्या इस संस्थान में शिक्षक रहते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है, मिलेगा। तो हमने जो कहा वो उसका मतलब आप लोग मोटे तौर पे समझे। हम पूछ लें, आप सबसे लास्ट वाले यहाँ आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आपका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता। हमने जो कहा वो आप समझे कुछ? क्या बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इसका मतलब आप लोग को पहली चीज़ें समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जब आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे या कोई सजेशंस देंगे, तो जो आपका सजेशंस है वो तो फॉरवर्ड हो जाएगा उच्चतर लेवल पे, ठीक है, राज्य सरकार के पास चला जाएगा, उनके संज्ञान में रहेगा कि बच्चे इस टाइप की चीज़ें चाह रहे हैं जो संस्थान स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, संस्थान स्तर पर उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा। तो भविष्य में कोई भी प्लानिंग सरकार करेगी तो आपकी बातों का वहाँ भी आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है, यानी मार्क किया जाएगा। अब डे बाय डे की जो सुविधाएं हैं, ठीक, उनके बारे में है कि 10 दिन के अंदर जब आप कंप्लेन दर्ज करते हो, उसके 10वें दिन के अंदर उसका समाधान करना है, और समाधान करके रिटर्न में, जैसे आप रिटर्न में पोर्टल पे सबमिट करोगे रिपोर्ट, यानी रिटर्न में वो दर्ज हो गया, तो वैसे ही लिखित में उसका समाधान करते हुए पोर्टल पे ही उसका उत्तर भी देना होगा। समझ गए? वो अपलोड करेंगे, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं कि उन्होंने जो समस्या दिया था उसका समाधान हुआ कि नहीं। 10 दिन में अगर नहीं किया जाता उसका समाधान, तो जो नोडल हैं उन पर शो काउच क्रिएट हो जाएगा इसी पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। फर्स्ट शो काउच कि कारण परीक्षा की जाएगी कि आपने क्यों नहीं किया। फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो 20वें दिन सेकेंड शो काउच क्रिएट होता है, दूसरा शो काउच कारण परीक्षा, और 30 दिन तक अगर उस पर कार्रवाई नहीं किए तो ऑटोमेटिक तरीके से पोर्टल के माध्यम से उनका सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, यानी वो सस्पेंड हो जाएंगे। ये की बात नहीं है। मजा आएगा क्या? नहीं सर, मजा क्यों आएगा? संस्थान के कोई शिक्षक हो, कोई हेड हो, या हमारे विभाग के कोई हो, वो सस्पेंड हो जाइए। बड़ा मतलब हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं किए थे, बड़ा खुश हो गए थे। उम्मीद नहीं सर, एक्टिव होगा और
क्या चाहते हैं? क्लासरूम को थोड़ा या तो दूसरा क्लासरूम बनाया जाए, दूसरा और एक्स्ट्रा क्लासरूम दिया जाए, या तो इस क्लासरूम में विद्यार्थी को क्लासरूम को बढ़ा बढ़ा क्या कारण हो सकता है? या तो पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन उस टाइप से है तो कंस्ट्रक्शन तो आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ठीक, वो नहीं हो सकता। सफोकेशन का दूसरा कारण हो सकता है कि कोई एक तरफ का दरवाजा परमानेंट लॉक रहता हो, यस। उसको खोल लीजिएगा, समाधान आपके पास है। कोई खिड़की दरवाजा लॉक रहता है, खोल लीजिएगा। किसी खिड़की दरवाजे के पास शौचालय की टंकी है जिससे समस्या हो रही है, कोई ओपन नाला है या जंगल वंगल कुछ भरा हुआ है, उससे बिटगोए समझते हैं? समझते हैं सर, समझते हैं, बिटगोए निकलता समझते हो, हैं सर। क्लासरूम में आता हो, खिड़की पे आता हो, डर लगता है, उनको फूंक देता है तो बच्चा क्या बिटगोए के तो फूंकने से ही ना काम हो जाता है। समझते हैं वीडियो। तो इस टाइप की भी समस्या कोशिश होनी चाहिए कि बिटगोए भी जीव ही है, लेकिन वो खतरनाक जीव है। सांप भी जीव ही है, लेकिन क्लासरूम में वो आ जाए तो दिक्कत वाली बात है। उसका जगह क्लासरूम में नहीं, क्या हर चीज़ का अपना जगह है, अपना स्थान है, उसको वहीं पे होना चाहिए। क्या क्लासरूम बच्चों की जगह है, यहाँ सांप और बकरी और भैंसें नहीं आ सकती। अगर आती हैं तो वो गलत बात है। क्या तो क्या सांप को मना करिएगा? सर हम उनका व्यवस्था कर सकते हैं ना, सांप मना नहीं कर सकते। सांप को एक अलग जगह तो दे सकते हैं ना आप क्यों दे दोगे? सर, उनके लिए वो तो कर सकते हैं ना। देखो ऐसा प्रयास मत करना, जगह हुआ मत देना सांप को, कोशिश करो। नहीं सर, चिड़ियाघर है वहाँ पे वो तो कर सकते हैं ना। हाँ, चिड़ियाघर है वहाँ, वो बाहर हमने कब घर में रख लेंगे। लोग हैं उनको कॉल कर दीजिए, वो सांप को पकड़ के ले जाए। ठीक है। तो दूसरी बात और पहली बात दोनों मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है जी, वो तो पीछे ही कंटिन्यू है। आप देखिए, सहयोग पोर्टल के को समझने के लिए इसके बारे में आप कैसे रजिस्ट्रेशन जानने के लिए एक पीपीटी है, ठीक है ना। राज्य सरकार ने एक पीपीटी बनाया है। पीपीटी का मतलब क्या होता है जी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया। तो पीपीटी के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला तो विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम या पोर्टल के बारे में ये। सेकेंड कौन बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। जब आप पोर्टल पे जाइएगा, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एक गूगल में सर्च करिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जब मैडम आप बैठ जाइए, बच्चा जब है तो कर देगा। ठीक है, सेकेंड पेज ये आएगा। ठीक, विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रम, और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आपके लिए है अपना रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन अगर वर्कफ्लो जो है सब चार्ट है, आप अपना देख लीजिएगा। वार्डन प्रिंसिपल के लिए अलग है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करिएगा इसके बाद अगला पेज निकालिए, आएगा ये पेज आएगा। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आप आगे बढ़िए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करिएगा तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखेंगी, शैक्षणिक संस्थान से संबंधित और छात्रावास से संबंधित। आपके यहाँ अभी हॉस्टल्स नहीं है अभी तो उसमें आप नहीं रह रही हैं। तो जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं वो हॉस्टल के बारे में इधर नहीं देखेंगे, वो आँख बंद कर लीजिएगा, उधर आपको नहीं देखना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप आइएगा शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, अभी हॉस्टल मिला नहीं ना है तो आप शैक्षणिक संस्थान में आइएगा। सब लोग आपके प्रश्न का समाधान होगा। बैठ जाइए, नोट कर लिया। आगे बढ़िए। शैक्षणिक संस्थान को आप जब क्लिक करिएगा तो जैसे बहुत सारी चीज़ें आप शिकायतों में दर्ज कर सकते हैं। आप ये भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि भाई एज ए स्टूडेंट मुझे छात्रावास की आवश्यकता
किस वर्ष से किस वर्ष के हैं, पंजीकरण संख्या क्या है, ये इसलिए बनाया गया है कि बाहरी छात्र बिना मतलब का लॉगिन करके अनाप शनाप न लिखे, और इसी से आपका वेरिफिकेशन आपके नोडल कर पाएंगे कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे छात्र मेरी छात्राएं हैं, और इनके कंप्लेन हम इंटरटेन करेंगे। अगर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर फॉल्स है, पूर्व वर्ष के छात्र रहे हैं या इस संस्थान के छात्र नहीं हैं, तो वही ये इंटरटेन नहीं करेंगे, सीधा एक रिमार्क्स डालेंगे कि भाई हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, इस संस्थान के छात्र नहीं हैं, और वो उन पर कार्रवाई वहीं दाइंड हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ जब आप देते हैं तो अपना सारा चीज़ लगा दीजिएगा, प्रूफ भी लगा दीजिएगा, चाहे आई कार्ड हो, रजिस्ट्रेशन ID हो, डिटेल डाल दीजिएगा। आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ जब आप डालिएगा तो वही चीज़ सबमिट होगा, सक्सेसफुल लिखा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हो गया। आगे बढ़िए। ठीक, यहाँ पता आपका ये डिटेल आएगा, ये प्रिंट करना है, और जो ऊपर एक जाइए, ऊपर हाँ, और एक स्लाइड ऊपर जाइए। यहाँ आपको दस्तावेज के विवरण वाले पार्ट में ही एक और स्लाइड ऊपर जाइए, शिकायत का विवरण यहाँ आपको दे देना पड़ेगा। ठीक है, संस्थान वाले कॉलम में संस्थान तो आ ही जाएगा, नीचे शिकायत का विवरण आप डाल दीजिएगा कि आपको किस पेयजल की समस्या है, शौचालय की समस्या है, लाइट की समस्या है, पंखे की समस्या है, क्या या अन्य समस्याएं हैं। हो सकता है किसी बच्चे के द्वारा बदमाशी की जा रही हो सकता है किसी बच्ची के द्वारा टीच किया जा रहा हो, क्या या बच्ची रॉन्गली ट्रीटेड हो, ऐसी टिप्पणी की जा रही हो जो स्वीकार्य नहीं हो, या आपको किसी कॉमन प्लेस में CCTV लगा हुआ है लेकिन इस स्पेसिफाइड प्लेस में भी CCTV की ज़रूरत है, वहाँ गैदरिंग होती है, समस्या है, वो भी आप डाल सकते हैं। बुक्स नहीं है, क्या लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, आप डाल सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 स्लाइड आगे बढ़िए। जब ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने शिकायतों को चाहे तो प्रिंट कर लें, चाहे तो मोबाइल पे सेव करके रख लें। ठीक है, आपको जो रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा तो डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर डाल के फिर आप लॉगिन करके उसके उत्तर का को भी देख सकते हैं। उत्तर अमूमन कितने दिन में आपको मिल जाना चाहिए? 10 days। 10 दिन में। 10 दिन में नहीं मिला तो संबंधित नोडल पे शो करो, और 20 दिन में नहीं मिला तो सेकेंड सपोज। तुम इतनी तेज हो कर रही होगी, एक ही बार सुन के, और 30 दिन में नहीं मिला तो सस्पेंशन। अरे सुनो, पेयजल की व्यवस्था करने वाले विभाग PHED है, पता है ना, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लखीसराय में सस्पेंड हो गए, बस 30 दिन तक कार्रवाई नहीं की, इसीलिए। ठीक है, आगे जो है लॉगिन आपके से संबंधित है, यानी संस्थान से संबंधित, उसको छोड़ देते बैठे। तो आपने देखा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पे आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सारा डिटेल डाल सकते हैं, शिकायतों का विवरण डाल सकते हैं जो श्रेणी में है, एक आपके शैक्षणिक संस्थान से संबंधित, ठीक, और दूसरा छात्रावास, जिनको छात्रावास अलॉट नहीं है वो छात्रावास वाले कॉलम में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, जाएंगे भी तो आपके कॉलेज का वो छात्रावास दिखेगा नहीं, सर, और एक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और एक स्कॉलरशिप, हाँ, वो भी कर सकती हो, कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए पात्र हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, बता सकती हैं। और कुछ लगभग सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई है। कोई ऐसा है जिनको नहीं समझ में आई है, पूछना चाहते हैं अपनी बात? टीचर का कमेंट उसके लिए कैसे करेंगे? आप लिख दीजिए ना, इनका काम है ऊपर तक भेजना कि भाई सहयोग
आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो सरकार ने सोचा एक ऐसे पोर्टल का निर्माण करें जब बच्चों की बात हायर अथॉरिटी तक, ऊपर के लेवल तक पहुंच पाए। क्या वैसे भी आजकल जो है जनरेशन वाला मामला चल रहा है, नहीं कोई बताएगा कि ये जेन जी या जेड क्या है? सर ये क्या? ये 2000 के बाद वाला जो पीढ़ी आई, उस पीढ़ी है उसको 2000 के बाद जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो जेन जी, जेन जेड में, जिनकी आयु 2000 या 20 वर्ष है, अभी 20 वर्ष 25 वर्ष है, 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है। और कोई बताएंगे? आप लोगों ने जनरेशन जेन अल्फा बीटा भी सुना है क्या? ये सब क्या होता है? जनरेशन जेड जो कि जन्म के बाद टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जनरेशन अल्फा हो गया कि जो जन्म से ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और जैसे कोई बच्चा, तो जैसे आजकल के समय में जो बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म से ही फोन थमा दिया जाता है, लैपटॉप थमा दिया जाता है, तो वो मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? कोई बता पाएंगे? ऐसा नहीं है, देखिए 2-3-4 चीजें हैं। अपना मेरा सब्जेक्ट ओवर हो गया, उसमें कोई समस्या हो तो पूछिए, क्योंकि सब्जेक्ट से इधर थोड़ी सी बात कर लीजिए। सब्जेक्ट ओवर है, यानी विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के बारे में जो बताना था हमने बता दिया है। आप लोग का अगर कोई ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है, तो पीपीटी उस पर भी डाल दे सकते हैं, बच्चा देख लेगा। क्या कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से पलट के देख लेगा, पीपीटी समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। इस चीज़ से इतर आप कर क्या रहे हैं? डीएलएड क्या कर रहे हैं? डीएलएड डीएलएड यस सर। डीएलएड का फुल फॉर्म बताइए आप। स्टूडेंट नहीं है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, कोई बात नहीं। आप बताइए बेटा। घबराना नहीं है, आप देखो, बैठ जाओ। देखिए हमने पूछा डीएलएड का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। यस हो सकता है किसी बच्चे को आ रहा हो, यस ये भी संभव है किसी बच्चे को नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। यस क्या? अब देखिए, दोनों परिस्थितियां संभव है। पहली परिस्थिति जब आ रहा है, तो उस बच्चे को आप किस कैटेगरी में रखिएगा? कि यानी हाँ ठीक है, सामान्य समझ बूझ वाला लड़का है, है, नॉर्मल, यस सर। लड़का जब बोल रहा है, स्टूडेंट में लड़की जब बोल रहा हो तो दोनों स्टूडेंट में काउंट हो गया। सामान्य समझ बूझ और पृष्ठभूमि का आदमी है, सजग है, जो कोर्स कर रहा है, कम से कम उसके बारे में जानकारी। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाता तो उसके बारे में जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी वजह से वो थोड़ा सा मैंने हम लोग के सामान्य लोगों के बीच, शिक्षक के बीच या बाहरी लोगों के बीच क्या समझ बनेगी जो बच्चा डीएलएड
तारीख 3, 4 क्या वैकेंसीज आ रही हैं, इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी चाहिए। और जानने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ पाना संभव है जी? हाँ? नहीं। अगर सब कुछ पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, पूछा जाएगा पिताजी का क्या नाम है, तो आप लिखिएगा ऑप्शन 2, उसके बाद काम आइएगा। तो सब कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। एक पेपर सामान्य से आता है 12 पेज, 16 पेज, 20 पेज, 24 पेज का, कोई 30 पेज का। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक की सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं एक दिन में। 22 से 24 पेज है, मतलब पढ़ पाइए ना? हाँ पढ़ ली। झूठ बोलिए। 24 पेज है ना। एक पेपर, एक पेज में कितना होता है? अखबार से किताब नहीं है जो 17 लाइन का एक पेज। नहीं, तब तो सर बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं बहुत पढ़ ज़्यादा हो सकते गया। हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो डेली अखबार पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। वो ऊपर से आपने कभी होता है। सोचा है कि वो कैसे पढ़ते हैं? स्कीमिंग इसका क्या? पेशेंस। अब पेशेंस रखते मेन जानकारी को और है। पेज पलट ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे पेशेंस का क्या मतलब? वो मेन जानकारी को सिर्फ ध्यान देते, मेन जानकारी पे जो मुख्य बातें होती है, जो हाईलाइटेड जो मेन हेडलाइंस होती है, मेन इवेंट्स होते हैं, वो सिर्फ उससे बढ़ता है। बहुत बढ़िया बात है। और आप बताओ, बोलो बोलो। क्या रिमोट कंट्रोल तुम्हारा उधर है क्या जी? ये दोनों भाई बहन हो। तो देखो, ये बोल रही है भाई बहन बोल रहा है क्लास में, खैर कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये चीज़ सोचिए कि आप एक छोटी सी बात देखिए, आप सोचिए एकदम, आपके पास 24 या 30 पन्ने का अखबार दिया जाता है और एक व्यक्ति है जो पूरे अखबार को आधे घंटे में पढ़ लेगा, दूसरा व्यक्ति है जो 4 घंटे में पढ़ेगा, तीसरा व्यक्ति 6 घंटे में, चौथा व्यक्ति पूरे दिन में, पांचवा छठा कैटेगरी का व्यक्ति भी है कि उस अखबार को आप देके छोड़ दीजिए, महीना गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा, वो नहीं पढ़ नहीं पाएगा। पड़ेगा। इस कैटेगरीज में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है? उस व्यक्ति का उसके प्रति, पेपर के प्रति, घटनाओं के प्रति झुकाव। और स्ट्रेटेजी एंड मेथड्स। होता क्या है, एक सिंपल सी बात बता देते हैं। हमको अपने पिताजी का नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं। माँ का नाम, भाई बहन, ये सब का नाम, अपने देश का नाम, स्टेट का नाम, कैपिटल का नाम रटने की जरूरत है? नहीं। ऐसे ही हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर हम नींद में भी उठें तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं करते हैं। तो जो लोग अखबार पढ़ना जानते हैं, पढ़ते हैं, तो अखबार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी वो जानते हैं, सिर्फ हेडिंग पढ़े और निकले। क्योंकि अखबार के अलावा भी अन्य माध्यमों से वो समाचार सुन रहे होते हैं, उनके पास कुछ अपना नॉलेज होता है, कुछ अन्य चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो हेडिंग पढ़ते ही सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक? वो स्पीड से भाग जाते हैं। कुछ व्यक्तियों की रुचि कुछ चीज़ों में होती है, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का फिल्म में, किसी का इकोनॉमी में, किसी का कल्चर में, किसी का लोकल न्यूज़ में, पॉलिटिकल एरिया में, क्या वो उस पेज की ओर जाते हैं। मैं स्पोर्ट्स पेज पढ़ूँ तो 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ। टेस्ट मैच के बारे में हाफ पेज में लिखा होगा, अब टेस्ट मैच का मैं स्कोर ही देख रहा हूँ तो मैं क्या उसको पढ़ूंगा, बस देखूंगा अनमनस ढंग से 2 सेकंड में आगे बढ़ जाऊंगा। समझ गए? यानी आपके सब्जेक्ट में, मैं अखबार का एग्जाम्पल दे रहा था, आपके सब्जेक्ट में भी, आपके बुक्स में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। टाइम नहीं ले रहा हूँ आप लोग को, लेट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। लेट हो रहा हो, कोई क्लास हो,
है, मेरी वाइफ का ननिहाल है, ठीक, मेरे जीवा का भी, मेरे मामी का भी है। इतना दूर तक बात हुई। बात आगे होते होते मैंने कहा कि डाइट में हमारी भाभी भी जो है प्रिंसिपल है, तो इन्होंने बोला कहाँ, हम समस्तीपुर रोसड़ा से आगे एक बाजार है उसके बारे में चर्चा की। बाजार का नाम नहीं बोल पाए लेकिन भाभी का नाम बोला, तो उनकी सिस्टर का नाम इन्होंने बता दिया और दोनों साथ में ट्रेनिंग किए थे। तो क्या हुआ, कहने का मतलब 25 चैप्टर में जो आपकी रुचि का चैप्टर है वहाँ आप जैसे ही पढ़िएगा बढ़िएगा कुछ आगे, आपको अदर चैप्टर का भी कोरिलेशन पता चलने लगेगा। एक चैप्टर अपने आप में एब्सोल्यूट होके क्लोज तो होता नहीं है, उसका संबंध दूसरे तीसरे चैप्टर से भी होता है। क्या हम या आप अगर अपने पिता के पुत्र हैं तो आप अपने सिर्फ पिता के पुत्र तो नहीं हैं, आप माता के भी पुत्र हैं, भाई बहन के भी संबंधी हैं, कुछ चचा के भी लगते हैं, कुछ पड़ोसियों के भी लगते हैं, कुछ दोस्तों मित्रों के भी लगते हैं। क्या तो आप अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं, यानी कोई चैप्टर अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसका कोरिलेशन दूसरे के साथ होता है। जिस दिन आप अपने चैप्टर को दूसरे चैप्टर या दूसरे विषयों से जोड़ लीजिएगा उस दिन आपका चैप्टर आपको समृद्ध करेगा, आपके पढ़ने में रुचि को बढ़ा देगा और आप भूलिएगा नहीं। समझ गए, आप भूलिएगा नहीं। इनसे मेरी मतलब जन्म के बाद आज पहली मुलाकात इनसे हुई, लेकिन चर्चा चली, बात चली तो रिलेशन में निकला, संबंध गहरा हो गया। तो जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं अगर सही तरीके से पढ़िएगा तो दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करेगा और वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा, उसको भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, पढ़ने का ये तरीका अपनाते हैं नहीं ना? अगर अपनाते हैं तो अच्छी बात, नहीं अपनाते हैं सर, मैथ में अपनाइएगा। ठीक, 5 मिनट और समय लेता हूँ एक मैजिक, एक जादू दिखाने के लिए। दिखाऊं क्या? दिखाइए सर, दिखाइए। दिखा दें? पक्का? पक्का। आप लोग का पर्पस क्या है पढ़ने का? बेहतर इंसान बनना। अच्छा, आप इंसान बनना। बाकी लोग का नौकरी। एक सिंपल था, शॉर्ट फॉर्म में आप एक शब्द में उसको नौकरी कर सकते हैं। क्या? यस। ये तो तुम हमको सब बेवकूफ समझ रही हो इसलिए बता रही हो। नहीं सर, इंसान बनना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहली बात है कि नौकरी करना। ठीक है, नौकरी करने के लिए क्या होता है, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो एग्जाम देना पड़ता है। यस। क्या एग्जाम देना पड़ता है? यस। एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी किस चीज़ से करते हैं? सिलेबस। यस। यानी किसी भी एग्जाम का, किसी भी कोर्स का एक सिलेबस निर्धारित है। ठीक है, उस सिलेबस के अनुसार, कुछ टॉपिक्स के अनुसार कुछ किताबें हैं, यही ना, कुछ नोट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एजुकेशनल पोर्टल्स पे वीडियोज उपलब्ध हैं। क्या? यस। यही सब चीज़ें हैं ना। ठीक है, ये जादू है। जादू कैसे है 5 मिनट में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो टॉप मोस्ट सर्विसेज हो इंडिया की या बॉटम सर्विसेज में, कितने पेज का मटेरियल आप इकट्ठा करिएगा तो आपको लगता है आप पास कर जाइएगा? कितना भी पेज नहीं, बस वो एक ठीक है, तो अनंत में आप कहाँ जाइएगा? इन्फिनाइट
एग्जाम आप किसको मानते हैं? यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी के लिए कितना पेज का मटेरियल आपको लगता है कि आप इकट्ठा कर लें तो उसमें भी सर हम पूछेंगे प्री या मेंस। तो फिर आप मेरा टेस्ट लेंगे, आप मैं टेस्ट 2000 और कोई बताइए? 10,000 पेज। 10,000 पेज, ठीक है। और आपके विचार में 2000, आपके विचार में आपको क्या लगता है कितने पेज का मटेरियल बुक सहित नोट सहित उपलब्ध करके आप उस पर कमांड करेंगे तो आप पास कर जाएंगे? बताओ ना, अंदाज से बताओ। 5,000, आप 20,000, आप हम बता देते हैं। देखो, एक जो जनरल किताब एनसीईआरटी की हो, आपके टेक्स्ट बुक की हो, बीएड की हो, किसी की भी हो, एक एवरेज किताब में 200 से 250 पन्ने होते हैं। ठीक है, 300 भी होते हैं सर। एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, औसतन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। 200 से 250 पेज होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे हैं 2000 या 5000, तो आप इमेजिन करिए कि 5000 में कितने किताब हो जाएंगे 250 के हिसाब से? 20 किताब, 10,000 में 40 किताब, यही ना? आपने ये देखा है कि आज का जो सिलेबस है 40-40 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ सिलेक्टेड बुक्स होती है, उसको पढ़ना होता है। नोट्स मटेरियल ये सब मिला लीजिएगा तो 5,000 की सीमा में आप पास कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा पेपर मैगजीन्स भी तो पढ़ते हैं। ठीक सर आप काउंट ही कर रहे हैं, पेपर मैगजीन को भी काउंट नहीं करेंगे? वो इंटरटेनमेंट है, सिनेमा Okay, को sir, काउंट नहीं करना। तो 5,000 मानिए, मेरा मानना है 5,000 पे आपका कमांड होता है क्योंकि इसका कोरिलेशन बहुत बड़ा होता है, तो आप पास कर जाते हैं। ठीक, 5,000 पेज, एकदम 5,000 पेज, ठीक है, 5,000 पेज। आप में से आप बताइए, किसी भी किताब में एक पेज में कितनी लाइनें होती हैं? 15, 17, 20 यही होती हैं क्या? कुछ में एक्सरसाइज, कुछ में पिक्चर विक्चर बन के और कम ही हो जाता है। 20 लाइनें। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? किसी में ज़्यादा नहीं होता है। 5,000 को 20 से गुना करिए, कितना हुआ? 5,000 को 20 से 5,000 को 20 से गुना किए तो 1 लाख हुआ। यस। 1,000, 1 लाख लाइनें। एक लाइन में मैक्सिमम कितना वर्ड होता है? 10, 12 मान लिया जाए, तो फिर 1 लाख को 10 से गुना कर दीजिए, 10 लाख। ठीक है, अब देखिए जादू, 10 लाख वर्ड है, ठीक है ना? उसमें आप ये बताइए रिपीटेशन कितने वर्डों का होता है? बहुतों का रिपीटेशन। 10 लाख में आपको मात्र 1 लाख ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए कुछ रुक के सोचने, समझने और नएपन का अनुभव कराएंगे। बाकी 9 लाख वर्ड ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? कुछ लग रहा है कि अब जादू की शुरुआत हो रही है, हाँ? अब देखिए, अभी जादू का मेन पार्ट बचा हुआ है, तो 10 लाख वर्ड पे ही आ जाइए। छोड़िए यूपीएससी, आप एक सामान्य सी सर्विस भी करते हैं, एकदम बॉटम लेवल का ग्रुप सी, अब ग्रुप डी वगैरह का होता नहीं है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ग्रुप सी ही उसको काउंट में किया जाता है। तो आपको क्या लगता है आपकी सैलरी की शुरुआत पर मंथ कितने से होगी? 40,000, 50,000। कौन बोला 33,000? नहीं, अच्छा बोले हो यार, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आज के लेवल में पे लेवल 18,000 का है, 60% डीए, एचआरए, टीए वगैरह जोड़ के सब 33-35,000 के बीच आसपास बनता है। एकदम सही बोला वो, सबसे बॉटम लेवल का जो सर्विस है 35,000। आज अगर एक आदमी सर्विस
सर्विस में जाता है और भविष्य के इंक्रीमेंट को पे कमीशन को सब कुछ को काउंट करता है, मान लिया जाए औसत 30 साल ही नौकरी करता है, तो क्या लगता है कितना पेमेंट उठाएगा? सबसे बॉटम लेवल सर्विस को करने वाला आदमी अपने पूरे जीवन काल में सर्विस से कितना रुपया कमाएगा? इसको इस रूप में कैलकुलेट करिएगा कि पे लेवल 9 में जब मैं ज्वाइन किया था तो कट